हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और साथ ही रिवीजन के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे 26 मार्च 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, तभी आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारी इन क्लासेस से, तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है, करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो धीरे धीरे किस तरह इम्प्रूव होता है आपके मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी क्लास का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी हमने कल जो 15 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं उनको यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। यहाँ पर हम आपको कनेक्ट कराने की कोशिश भी करते हैं, यानी हम रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम ये आपको सिखाते हैं कि किस तरह से करंट अफेयर्स आपको रिलेट और कनेक्ट करके ध्यान में रखना है। ठीक है, और लास्ट में फिर हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा और कितना समझा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे एक दिन पहले का, जो हमने कल 15 करंट अफेयर्स किए थे उनका यहाँ पर हम दोबारा से रिवीजन करने जा रहे हैं। कल का हमारा पहला प्रश्न था, नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस अभियान को शुरू किया है। इसके लिए कौन सा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है प्रारंभ 2026 और यहाँ पर प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या था, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अम्ब्रेला बिल 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है। तो क्योंकि ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है मार्च 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो इसका उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली में और इसके लिए हमारी थीम क्या है, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस यानी विश्व टीबी दिवस 2026 हमने कब मनाया, तो 24 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व करते हैं। किस लिए, ताकि हम टीबी जो बीमारी है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और इस साल के लिए हमारी थीम है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से, यानी कि येस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने कर दी है, तो ये प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का। नेक्स्ट है, नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2026 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार वाला देश बन गया, तो ये देश है चाइना। भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य वाले देश कौन से हैं, पहले स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे पर है चाइना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026 और 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला है, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, तो क्योंकि इस मंथ में जो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है ये भारत से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इनका नाम है अरुंधति रेड्डी और इसमें पुरुष की कैटेगरी में देखेंगे तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए बने हैं साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, आईसी मॉड की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2020 के बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा पिघलने के कारण नष्ट हो गया है, तो ये 12% का हिस्सा था। अगला है, 15 साल की उम्र में महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं, इनका नाम है फैनी उटागुशिमा निंदे, ये रवांडा देश को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जिसका नाम है सर्न, इसके वैज्ञानिकों ने
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक नए उप परमाणु कण जिसका नाम है GCC+ बैरियन, इसकी खोज कर ली है। ये प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ये ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया? तो ये है फेमस पर्सन कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? ये देश है माल्टा। अगला है, जून 2026 में भारत और चीन के बीच 7 साल के अंतराल के बाद किस दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है? तो यह है उत्तराखंड में लोकेटेड लिपुलेख दर्रा। और हमारा कल का 15वां क्वेश्चन था, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम समय में दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? ये हैं भूपति राजू अनमीश वर्मा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 15 करंट अफेयर्स थे। कल हमने इनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी थी। अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर इन क्वेश्चंस की आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। ठीक है, डिटेलिंग देखते हैं इसके बारे में। गुजरात सरकार ने 24 मार्च 2026 को राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 पारित करके इतिहास रच दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और इन्होंने इस विधेयक में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि अगर गुजरात सेकंड स्टेट है इंडिया का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया, तो पहला स्टेट कौन सा है? पहला स्टेट ऐसा करने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, 27 जनवरी 2025 में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ पर लागू किया था लास्ट ईयर। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का विचार उल्लिखित है। ठीक है, तो अब इंडिया में सिर्फ 2 ही राज्य हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। पहला राज्य आपका है उत्तराखंड जो 2025 में इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है, और दूसरा आपका लेटेस्ट राज्य है गुजरात। ठीक है, 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, अब गुजरात को देखते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 2026 में गुजरात राज्य से हमारी लेटेस्ट रामसर साइट सामने आई थी। इंडिया के पास फिलहाल कितनी रामसर साइट हैं? तो 98 यानी 98 हमारे पास रामसर स्थल हैं, जिनमें से जो सबसे लेटेस्ट आपके रामसर साइट थे वो 2 डिक्लेयर हुए थे एक साथ। इनमें से पहला कौन सा था? ये था छारी ढांड। छारी ढांड एक प्लेस का नाम है, ये गुजरात में लोकेटेड है। और दूसरा आपका है पटना बर्ड सैंक्चुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूजुअली लोग समझते हैं कि पटना बर्ड सैंक्चुरी बिहार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। पटना बर्ड सैंक्चुरी आपकी उत्तर प्रदेश में है, और ये छारी ढांड की जो हम बात कर रहे हैं ये गुजरात में है। तो ये दोनों हमारी लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं, और इन्हीं के एडिशन के साथ हमारे इंडिया में जो अब रामसर साइट्स थी वो कितनी हो गई? 98। ठीक है, तो गुजरात जैसे ही आपने देखा, आपको कम से कम ये तो ज़रूर स्ट्राइक करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है और कैसे आपको एक दूसरे के साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? कौन सा ग्रुप है जिसने एक्वायर किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी को? कितने अमाउंट के साथ? 1.78 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ह्यूज अमाउंट है ये। और इसको किसने एक्वायर किया है? ऑप्शंस हैं टाइप्स ऑफ इंडिया ग्रुप, नेक्स्ट ऑप्शन है आदित्य बिरला ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है बोल्ट वेंचर्स एंड ब्लैकस्टोन। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन सभी ग्रुप्स ने मिलकर आरसीबी की फ्रेंचाइजी को एक्वायर कर लिया है इतने अमाउंट के साथ। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1.78 अरब डॉलर, कितने अमाउंट ये बनते हैं? लगभग 16,660 करोड़ रुपए। इतने में आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन इनके समूह को बेच दिया। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली फ्रेंचाइजी है, ये फैक्ट याद में रखिएगा। ठीक है,
इसके अलावा कल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स IPL फ्रेंचाइजी को 1.63 अरब डॉलर में खरीद लिया। ठीक है, ये कितना अमाउंट बनता है? 16,290 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सारे ग्रुप्स के नाम ज़रूर आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। IPL 2026 की जिस टाइम नीलामी चल रही थी उस टाइम हमने देखा था कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के तौर पर कौन सामने आए थे। इनका नाम है कैमरून ग्रीन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन से देश के प्लेयर थे, तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और इनको किसने परचेज़ किया था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कितने अमाउंट में परचेज़ किया था? 25 करोड़ रुपए का। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि कैमरून ग्रीन को यहाँ पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाकी का जो रेस्ट 7 करोड़ रुपए यहाँ बचता है वो गया था आपके BCCI को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 18 करोड़ रुपए की कैप लगी होती है, इससे ज़्यादा किसी भी प्लेयर को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा IPL 2026 के ऑक्शन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनकैप्ड प्लेयर्स की, तो यहाँ पर प्रशांत वीर, 2 प्लेयर्स यहाँ पर सामने आए अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के तौर पर। पहले हैं आपके प्रशांत वीर और दूसरे हैं यहाँ पर कार्तिक शर्मा। ठीक है, इन दोनों को किस टीम ने खरीदा था? इन दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने परचेज़ किया था और दोनों के लिए यहाँ पर बोली कितनी लगी थी? 14.2 करोड़ रुपए। ठीक है, दोनों के लिए ये अमाउंट सेम था। ओके, तो यहाँ पर ये हमने बात करी IPL 2026 के ऑक्शन के बारे में, क्योंकि ये IPL आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो ऑक्शन के बारे में भी जो भी न्यूज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो 100 डेज़ का टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, टीबी फ्री इंडिया ऐप और टीबी फ्री अर्बन वार्ड इनिशिएटिव, इसको लॉन्च कर दिया है मिस्टर JP नड्डा ने। ठीक है, कब किया है? वर्ल्ड टीबी डे के ओकेज़न पर। तो विश्व टीबी दिवस हर साल हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, हमने अभी रिवीजन में देखा और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में ये 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किया। यह अभियान 2026 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, JP नड्डा। ओके, वर्ल्ड टीबी डे हम मनाते हैं 24 मार्च को और इसके एक दिन पहले चलेंगे अगर 23 मार्च को, तो हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लेवल पर मेट्रोलॉजिकल डे। ऑलरेडी हम इसके बारे में अपने पीछे सेशंस में बात कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। 22 मार्च को आपका होता है एक बहुत ही फेमस डे जो कि है वर्ल्ड वाटर डे। 21 मार्च को आपका होता है 2 इंपॉर्टेंट डेज, पहला आपका है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और दूसरा है आपका यहाँ पर वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लिया? तो ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जिसका नाम है काकाडू। ये कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। इंडिया की तरफ से हमारी इंडिजिनस कौन सी वॉरशिप है जो पार्टिसिपेट करने गई थी? तो ये है INS नीलगिरी। ठीक है, इंडियन नेवी शिप नीलगिरी। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से आयोजित किया जाता है और ये हर 2 साल में होती है। इस वर्ष ये अभ्यास ऑस्ट्रेलियन नेवी के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। एक्सरसाइज काकाडू 2026 के हार्बर चरण में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS नीलगिरी के चालक दल ने प्रतिष्ठित काकाडू शील्ड ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। यहाँ पर हमने बात करी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक प्रमुख एक्सरसाइज कौन सी है? ये है ऑस इंडेक्स। ठीक है, ये हम ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी कौन सी एक इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, पिछले साल के लास्ट मंथ्स में? तो ये है आपकी समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप का नाम देके आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये इंडिया की पहली इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध, रंगदारी और डिजिटल धमकियों को रोकने के लिए अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया हरियाणा की पुलिस ने। पर्पस क्या था? साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन कॉल्स और डिजिटल थ्रेट्स को प्रिवेंट करना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
हरियाणा पुलिस ने डिजिटल अपराधियों और रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। ये देश का पहला ऐसा मोबाइल आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को संदिग्ध कॉल्स, धमकी भरे संदेशों, स्टॉकिंग और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने में मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया था अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन को। पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसका नाम रखा था ऑपरेशन प्रहार। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य का ऑपरेशन था, तो पंजाब का। और यहाँ पर पर्पस क्या था, गैंगस्टर जो ग्रुप्स होते हैं उनको टैकल करना, गैंगस्टर्स को यहाँ पर टारगेट करा था पंजाब पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। JSW इंडियन ओपन स्क्वैश में वुमेन्स टाइटल यहाँ पर दूसरी बार लगातार जीत लिया है अनाहत सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। इन्होंने मिस्र की खिलाड़ी हाना मोताज को हराकर लगातार दूसरे वर्ष JSW इंडियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता। पुरुष वर्ग के फाइनल्स में अभय सिंह ने वीर चौत्रानी को सीधे 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया और ये इवेंट हुआ था मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में। ठीक है, तो दूसरी बार लगातार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश में वुमेन्स टाइटल जीत लिया है अनाहत सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम थी सर्विसेज की टीम। इसमें इन्होंने फाइनल्स में केरला की टीम को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता इस साल विदर्भ की टीम ने, किस टीम को हराकर, सौराष्ट्र की टीम को। महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कर्नाटका की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर। हॉकी इंडिया लीग 2026 का टाइटल जीता कलिंगा लॉन्सर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था एलेना राइबकिना ने। ये कौन से देश की प्लेयर हैं, ये कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन देश के लिए खेलते हैं। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब यहाँ पर जीता था हरियाणा की टीम ने, किस टीम को हराकर, इंडियन रेलवे की टीम को हराकर। एक दिन का अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता है भारत ने, किसको हराकर, इंग्लैंड को। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब यहाँ पर जीता भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराकर। ठीक है, तो ये 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट आपके खेल पुरस्कार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल को शुरू किया है। निंगोल फॉरेस्ट इनिशिएटिव किस राज्य का है, आंसर है मणिपुर राज्य का। पर्पस क्या है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। तो 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मणिपुर सरकार ने वनों की सुरक्षा, वनों की कटाई रोकने और अफीम की खेती जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निंगोल वन पहल का शुभारंभ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के लिए हमारा विषय क्या था इस साल, वन और अर्थव्यवस्थाएं यानी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहल किसकी है, तो मणिपुर राज्य की है। मणिपुर राज्य में पिछले दिनों एक फेमस फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है याओशांग। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि याओशांग कहाँ पर मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। या फिर ये पूछ सकते हैं कि यहाँ की कौन सी कम्युनिटी है जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तो ये है मैतेई कम्युनिटी। ठीक है, इसके अलावा और कौन से फेस्टिवल्स हैं जो मणिपुर में मनाए जाते हैं, तो एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यहाँ का जिसका नाम है सांगाई फेस्टिवल। दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है चैरोबा फेस्टिवल। तो ये तीनों ही फेस्टिवल्स आपके मणिपुर राज्य के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्च 2026 में भारत की मेज़बानी में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क यानी ग्लोब नेटवर्क की 12वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है। तो ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की ये 12th मीटिंग थी जो कि कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये बैठक ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग है। भारत की ओर से CBI और ED ने इस बैठक की मेज़बानी की है। ग्लोब नेटवर्क दुनिया भर की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। पिछले दिनों नई दिल्ली का जो एम्स दिल्ली है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करना ज़रूरी है। एम्स दिल्ली न्यूज़ में क्यों आया था, बिकॉज ऑफ हरीश राणा।
ठीक है, ये वही पर्सन है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दी है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है यूथनेशिया क्या चीज़ है। यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी किसी को अगर ऐसी बीमारी कोई हो गई कि उसका कोई भी उपचार नहीं है और वो पर्सन जो है वो उस बीमारी से परेशान है, तो वो अपनी इच्छा मृत्यु मांग सकता है अपने लिए, यानी कि वो खुद से डेथ की मांग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यूथनेशिया की परमिशन दी इंडिया के अंदर। किसको दी है? हरीश राणा को, जो कि 13 साल से कोमा में थे। ठीक है, तो फाइनली जो है इनका जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है और इसी वजह से एम दिल्ली बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया था। यहाँ पे याद रखिएगा यूथनेशिया 2 तरीके का होता है। पहला आपका हो गया एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है, जो आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, जो भी चीज़ें सपोर्ट के लिए लगाई जा रही हैं, लाइफ सपोर्ट के लिए, वो हटा ली जाती हैं। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, इसके अंदर में आपको कोई भी हार्मफुल चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिव यूथनेशिया अभी भी अमान्य है बहुत सारे देशों में। पैसिव यूथनेशिया ऑल्दो अलाउड है कुछ देशों में। और पिछले दिनों हमने उरुग्वे देश के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, कि उरुग्वे देश जो है ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन बना था जिसने कि यूथनेशिया को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते रहा करिए, अदरवाइज आप भूलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2026 में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया है कल्पना सोरेन को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की विधायक हैं कल्पना सोरेन। इनको नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स CCI वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन 2026 में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कल्पना सोरेन। यहाँ पर हमने ब्रिक्स की बात की है, तो ब्रिक्स के लिए इस साल कौन सा देश होस्ट है? इंडिया। ठीक है, और ये 18वां एडिशन है ब्रिक्स का। लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे 2025 में, तो इसका जो 17वां एडिशन था उसको कौन से देश ने होस्ट किया था? ब्राज़ील देश ने। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में नीता अंबानी भी हैं। नीता अंबानी को हाल ही में एक प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 प्रेजेंट किया गया है नीता अंबानी को। ये कौन है? ये मुकेश अंबानी की वाइफ है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत की पहली UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? इंडिया का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी शुरुआत कर दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में किया। इसके तहत जनधन खाता धारक महिलाएं सीधे UPI एप्लीकेशन के जरिए 5,000 रुपये तक का तत्काल पेपरलेस क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो पहली बार ऐसा ये इंडिया का UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू हुआ है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के लिए और इसकी शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में HDFC बैंक है। HDFC ERGO की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों इसमें एक रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है और यहाँ पर नए MD और CEO अब बन गए हैं मिस्टर परथानी घोष। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, परथानी घोष बने हैं HDFC ERGO के नए MD और CEO। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग से राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल शुरू की है? तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है नेशनल AI स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव? आंसर यहाँ पर हो जाएगा गूगल और यूट्यूब। ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया है। राष्ट्रीय AI कौशल पहल के तहत लगभग 15,000 युवाओं को बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को उद्योग संबंधित डिजिटल कौशल प्रदान करना, ताकि भारत उभरती तकनीकों के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है यूट्यूब और गूगल के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोक ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है IIT मद्रास के साथ। किस लिए? स्मोक ईटिंग फोटोकैटलिक कोटिंग को टेस्ट करने के लिए ऑन द रोड्स इन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए IIT मद्रास के साथ एक समझौता किया।
इसके तहत दिल्ली की सड़कों और इमारतों पर स्मॉग ईटिंग फोटो कैटलिक कोटिंग का परीक्षण किया जाएगा। ये कोटिंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 का उपयोग करती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रदूषकों को हानि रहित लवणों में बदल देती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है IIT मद्रास के साथ। IIT मद्रास के बारे में याद रखिएगा कि ये हमारा पहला मल्टीनेशनल लेवल का IIT बनने वाला है। साथ ही IIT मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला है, तो ज़ांज़ीबार में डाला है। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से देश में, तंजानिया देश में। इसी के साथ IIT दिल्ली ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालेंगे अबू धाबी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2026 में भारत की पहली गॉ टेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट गाउ टेक 2026 का एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रदर्शनी मार्च 2026 में कृषि महाविद्यालय पुणे में आयोजित हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा ग्राम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र के पुणे शहर में ये इंडिया का पहला गाउटेक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ था। महाराष्ट्र की हमने बात करी तो महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है इसके बारे में करंट अफेयर्स याद रखिएगा। यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूज़िकल रोड बन चुकी है और अब इस म्यूज़िकल रोड पर कोई भी गाड़ी अगर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रन करेगी तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट म्यूज़िकल रोड कहाँ पर बनी है या फिर यहाँ पर आपको कौन से सॉन्ग की धुन सुनाई देगी, तो जय हो की धुन यहाँ पर आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किस नदी पर हरित गलियारा पर्यावरण संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैं विनय कुमार सक्सेना और इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है सिंधु नदी के ऊपर यानी इंडस रिवर पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में स्पितुक फारका के पास सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। इस अनूठी इको रेस्टोरेशन पहल का उद्देश्य है सिंधु नदी के किनारों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण के माध्यम से क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंधु रिवर। यहाँ पर हमने बात करी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख की, तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में 9 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं उनके नाम बदले गए, उनकी जो पोजीशंस हैं वो इंटरचेंज की गई हैं। विनय कुमार सक्सेना हाल ही में लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और यहाँ पर पहले से इनके पहले यानी कि कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इनका नाम था कविंदर गुप्ता। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है विनय कुमार सक्सेना ने एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु राज्य में पहले यहाँ पर गवर्नर कौन थे, मिस्टर RN रवि, लेकिन आपको अब बताना है कि RN रवि कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं। कमेंट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी 2-3 सेशंस में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2026 में राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 6000 करोड़ रुपया का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किस संस्थान ने लिस्टेड किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इन्होंने 6000 करोड़ रुपए का अपना पहला पब्लिक इशू यानी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है वो लिस्ट किया है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग ऑन द BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो NHAI द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 6000 करोड़ रुपए का पहला पब्लिक इश्यू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया है। ये भारत का पहला NHAI द्वारा समर्थित पूरी तरह से फ्रेश इश्यू इनविट है जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आम निवेशकों को टोल आधारित राजस्व में हिस्सेदारी का मौका देता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। और ये जो टेस्ट है वो ये इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला प्रश्न है आपके लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल की शुरुआत की है? और तीसरा प्रश्न है, मार्च 2026 में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आपको लगता है अगर कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.